तो करें, स्टार्ट करें। अच्छा, वेव मोशन जो है, आप लोगों ने पेपर दिया था कल का? नहीं दिया था? तो कैसा रहा? आसान रहा, कठिन रहा? कठिन था, नॉर्मल था, मतलब हो पा रहे थे सवाल? पर क्या दिया नहीं आपने? बहुत ज्यादा गलत हो गए, मतलब जो आंसर आ रहे थे सॉल्व करके वो गलत हो रहे थे? अच्छा, नहीं मैंने तो चेक नहीं की। क्यों, क्या हुआ? किसी में लग रहा है ऐसा? बताओ। वेव्स के तो 2-3 ही सवाल आए होंगे, मैंने आपसे बोला भी था कि मतलब वो वे जैसे वन पार्ट रहता है ना, तो उन्हें समझ मतलब प्रॉब्लम आती कि क्या दें क्या ना दें, तो उसका बहुत ही कम दे देते। मुझे लगता है 3 में से 2 ऐसे थे जो सिलेबस में थे ही नहीं, पता नहीं क्या कुंड ट्यूब और पता नहीं क्या क्या दे रखा है। कोई बात नहीं, चलो, है ना। अच्छा, हम लोगों ने यहां तक किया था कि y होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, और इस वेव को हमने बताया था कि ये साइन वाली वेव है, ऐसी ऐसे। ठीक है, तो अब देखो आज की जो क्लास है ना, उसमें पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से आज हम टॉपिक करेंगे, है ना। मैंने क्या किया था, इसको यहीं लिख लिया था, तो इससे हम कंपेयर कर लेंगे। यहीं पे इसको डाल देता हूं, ठीक है। एक बार देख लो पढ़ के पहले कौन कौन से टॉपिक्स हैं। हाँ, कोशिश करेंगे जितने हो जाए। अरे यार, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। असल में क्या होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता, एक आध छोटा मोटा टॉपिक छूट जाता है, वो हो जाता है ना, तो वो ना छूटे इसलिए। क्या सैटरडे वाले टॉपिक नहीं है इसमें? ये तो आज वाले ही है। नहीं नहीं यार, जितना हो पाएगा, और जितना नहीं हो पाएगा वो अगली में करेंगे, उसमें कौन सी। ठीक है, चलो। इसके बाद यार आगे करेंगे, और क्या करेंगे। असल में देखो, मैं ये चाहता हूं कि कोई भी ना छोटा सा भी टॉपिक छूट ना जाए। कई बार क्या होता है कि इतना बड़ा चैप्टर अपन पढ़ते जा रहे तो मेन मेन पॉइंट पढ़ते रहते हैं, और सवाल आ जाता है वो जो नहीं पढ़ा उसी में से, है ना। तो इसलिए ऐसा ना हो, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा था कि एक ये इक्वेशन थी, ये क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो वेव है ये कौन से एक्सिस में जा रही होगी? पॉजिटिव एक्स में जा रही होगी, है ना, क्योंकि अंदर साइन के एक्स है और टी और एक्स का साइन ऑपोजिट है, ठीक है। अच्छा, अब ये साइन के अंदर जो ये पूरा लिखा है, इस पूरे को कहा जाता है फेज। तो ये जो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 जो हम लिखते हैं, इसमें साइन के अंदर जो ये पूरी वैल्यू है, इसको हम लोग फेज कहते हैं। सपोज हमने इसे पी से रिप्रेजेंट कर दिया,
ये फाई, हाँ फाई, इसको फाई कहते हैं ना, फाई। डिनोट क्या करता है मतलब? ये बताता था कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, बताया तो एसएचएम में। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो फेज है p, वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? t पर, x पर, है ना, इन दो चीजों पे। तो यानी अलग अलग टाइम पर फेज अलग अलग होगा। दूसरा चीज ये भी हो सकती है कि अलग अलग x की वैल्यू पर भी फेज अलग अलग होगा, है या नहीं? ठीक है, तो अब आप देखिए, मान लीजिए एक स्ट्रिंग ऐसे दिखाई, ये देखिए ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। वैसे ये स्ट्रिंग पहले ऐसे थी ना, ऐसे, ठीक है। तो अगर किसी भी एक पॉइंट को देखें, जैसे इस पॉइंट को, अभी मान लीजिए टाइम की वैल्यू t1 है, तो ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं कहां है? इधर है। जैसे रस्सी सीधी है, अब उसको अपन ने ऐसे किया, तो अब रस्सी सीधी तो रह नहीं गई, कोई पॉइंट ऐसे ऊपर चला गया, कोई पॉइंट नीचे चला गया। तो जब इस रस्सी पर वेव आई, तो मान लो ये जो पॉइंट पहले यहां था, ये ऊपर पहुंच गया किसी टाइम t1 पर। लेकिन ऐसा नहीं रहा कि हमेशा ऊपर ही रहा। अब इस तरह से वेव चल रही है, तो ये पॉइंट हो सकता है फिर नीचे आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद मान लीजिए डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, देखिएगा, इस पॉइंट को भी अपन नीचे ले जा रहे हैं। तो जो पॉइंट रस्सी का पहले ऊपर था, अब वो पॉइंट आपको कहां दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है। नहीं समझ पा रहे हो? देखो ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, तो कोई भी पॉइंट है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर है। कभी ऊपर है, कभी और ज्यादा ऊपर होगा, कभी वापस नीचे आ गया होगा। तो अलग अलग टाइम पर वो हमें अलग अलग जगह पर दिखेगा, होगा ऐसा। अब मान लीजिए अगर टाइम की वैल्यू, इसी एक पार्टिकल के लिए कर रहे हैं, अगर टाइम की वैल्यू t1 है, तो इस पार्टिकल का जो फेज होगा p1, क्या उसे ये लिख सकते हैं? किसी दूसरे टाइम t2 पर फेज कितना होगा? ये पॉइंट समझे? क्या आपको लग रहा है ये दोनों फेज सेम है या अलग अलग है? अलग अलग हैं। तो हमसे पूछते हैं कि बताइए, दोनों पॉइंट के बीच जो वही जो पॉइंट है, उसमें फेज का डिफरेंस कितना आया? तो अगर हमसे पूछा जाए फेज का डिफरेंस, तो इसको सपोज हम P1 माइनस P2 लिख देते हैं। तो देखिए, अब माइनस आप अगर करें, तो फाई से फाई कट गया, के एक्स से के एक्स कट गया, ये आया। तो फेज का डिफरेंस, जिसको कि हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई, इसको ये लिख सकते हो ओमेगा इंटू डेल्टा टी। तो ये जो रिलेशन है ना, या फिर अगर चाहो तो ओमेगा को लिख दो 2 पाई एफ। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड
टाइम डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। हमें यह समझ में आना चाहिए कि कोई एक पॉइंट अगर है तो वेव जब चलती जाती है, बहुत सारी वेव, तो उस एक पॉइंट का किसी एक टाइम पर जो फेज होता है थोड़ी देर के बाद वही फेज हो ऐसा जरूरी नहीं है, बदल सकता है फेज। तो अलग अलग टाइम पर फेज के बीच जो डिफरेंस अगर आपको निकालना हो तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जो पेपर हुआ है यार मेजर टेस्ट का, आप हो सकता है कि बहुत अच्छे नंबर आपके नहीं आए हों, बहुत, उसको ना दोबारा ट्राई कीजिए, ठीक है। रोज 10-10 सवाल ही कर लो तो 4-5 दिन में वो पेपर खत्म हो जाएगा, है ना। और जो आपको नहीं आता हो वो कहिए, तो हम लोग रोज कुछ ना कुछ सवाल उसमें करते रहेंगे, जो डाउट हो वो कर सकते हैं डिस्कस, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि एक ही दिन पूरा पेपर डिस्कस किया जाए, जो भी आपको डाउट हो 10 सवाल करें, उसमें से 2-4 मान लो डाउट आ गए तो पूछ सकते हैं। ये देखो, ये लिखा है डेल्टा फाई, यह है फेज का डिफरेंस। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। ये जो फाई है यार, ये फाई का ना नाम होता है। अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो इसको डेल्टा फाई क्यों लिखा? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो ना कि इसको डेल्टा फाई नहीं लिखना चाहिए, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम इसको डेल्टा पी लिख दो, ठीक है, अब तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा। ये है फेज कांस्टेंट। देखो इतना समझ में आया। एक ही पॉइंट का अलग अलग टाइम पर फेज अलग अलग हुआ, क्योंकि कभी वो ऊपर चला गया, फिर वही पॉइंट कभी नीचे चला गया, कभी मीन पोजीशन पे आ गया, कभी एम्पलीट्यूड पे आ गया। समझे ये लॉजिक? अब एक चीज और देखिए कि जो फेज है ना पी, उसमें एक्स भी आ रहा है। एक्स का मतलब है जैसे स्ट्रिंग के पॉइंट्स हैं उनका एक्स, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये स्ट्रिंग है, हाँ बोलो। हाँ, एम्पलीट्यूड तो एक वेव का सेम ही रहता है ना, प्लस है या माइनस है, एक ही वेव है, वही वेव आगे जा रही है ना। जैसे देखो ये स्ट्रिंग है, मान लो इस स्ट्रिंग पर एक वेव आ जाए ऐसे, देखो ये आ गई वेव। मतलब पता वेव आने का मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट पहले यहां था, जैसे यहां पर एक पॉइंट था यहां पे, ये पॉइंट अब चला गया ऊपर, यहां चला गया, समझे। यहां पे पॉइंट था ना, वो ऊपर चला गया। इसके बगल में मान लो कोई एक दूसरा पॉइंट होता है यहां, तो ये कहां चला गया, ये और ज्यादा ऊपर चला गया। जब वेव चलती है ना, तो मैंने आपको उस दिन बताया था, ऐसे ऐसे नहीं चलती, वेव सीधे चलती है। जो पॉइंट होते हैं ना स्ट्रिंग के, वो ऐसे ऐसे चलते हैं। वो हमें दिखता ऐसा है कि वेव ऐसे जा रही, पॉइंट कैसे चलते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये अभी यहां तक पहुंचा है, ये वाला पॉइंट यहां तक पहुंचा है। क्या ये दोनों बराबर बराबर वाई पर हैं या अलग अलग वाई पर है? वाई वाई अलग अलग ना यार। तो देखो ये ओरिजिन ये है, जो ये पहला पॉइंट है ये x1 डिस्टेंस पर है और ये y1 पे है। ये जो दूसरा पॉइंट है, हो सकता है कई लोग पहली बार वेव पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा देखें ध्यान से, शायद आपको आ जाए समझ में। दूसरा पॉइंट है x2, ये देखिए ये किसी y2 पर है।
अब अगर पहले पार्टिकल के लिए फेज लिखा जाए P1 तो वो ये होगा, बताओ, क्योंकि उसका x1 है। इसी तरह से जो दूसरा है उसके लिए क्या लिखेंगे, बताइए, क्या ये समझ में आया या नहीं आया? x बदलने से स्प्रिंग के जो अलग अलग पॉइंट हैं, चूंकि उनका x अलग अलग है तो उनका फेज अलग अलग हो सकता है। तो अगर मैं ये लिख दूं फेज का डिफरेंस, तो जब आप माइनस करेंगे तो आप देखिए ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, फाई से फाई कट जाएगा, के साथ आ जाएगा x2 माइनस x1। इस चीज को हम लिख देते हैं डेल्टा पी, फेज का डिफरेंस। ये जो k है ना, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछली बार बताया था 2 पाई बाय लैम्डा, और x2 माइनस x1 को लिख देते हैं डेल्टा x। ये एक रिलेशन होता है जिसको कहा जाता है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 11th में भी आएगा और आगे जाके 12th में भी आएगा। नहीं, y अलग अलग है ना, वो यही बताने के लिए कि यार दोनों का y इस समय अलग अलग है। अगर बिल्कुल सेम होता, सब कुछ सेम होता, तो हो सकता है फेज डिफरेंस होता ही नहीं, लेकिन अलग अलग है ना, एक का y कम है, दूसरे का y ज्यादा है। हो सकता है एक एम्पलीट्यूड पर पहुंच गया हो लेकिन दूसरा मीन पोजीशन पे हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हमसे पूछते हैं इन, हाँ बोलो बोलो। हाँ, पिछले वाले में, हाँ पिछले वाले में और इस वाले में फर्क क्या था, जो मैंने अभी आपको दो चीजें पढ़ाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में क्या फर्क है, बताओ। अच्छा ठीक है, और कोई फर्क? हाँ, वो ना एक ही पार्टिकल था, देखो एक रस्सी ली, उसके एक पार्टिकल पे कोई मार्क लगा दिया ऑरेंज कलर का, ग्रीन कलर का, और उसको ऑसिलेट कराते गए। एक आदमी क्या कर रहा है, हर एक सेकंड बाद फोटो खींच रहा है, ठीक है। तो उसे अभी जो फोटो उसने खींची उस ग्रीन वाले पार्टिकल की, एक सेकंड बाद जो खींची, क्या उसमें वो ग्रीन वाला पार्टिकल पहले जहां था बाद में वहीं होगा? नहीं होगा, पहले वो यहां होगा, एक सेकंड बाद हो सकता है यहां दिखे, और एक सेकंड बाद हो सकता है नीचे दिखे। तो हम ये कह रहे हैं ये पार्टिकल अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर है, इसका मतलब इसका फेज बदल रहा है। तो एक ही पार्टिकल का टाइम के साथ साथ फेज कैसे बदलता है वो पिछला था। इसमें क्या है, एक रस्सी पे दो पार्टिकल लिए, एक को ग्रीन कलर से मार्क कर दिया, दूसरे को रेड से कर दिया, और ऐसे किया, ठीक है। और एक आदमी ने एक ही फोटो खींची सिर्फ, तो उस फोटो में क्या ये जरूरी है कि जो ग्रीन वाला है और जो रेड वाला है वो बिल्कुल एक ही जगह पर हो, मतलब बिल्कुल दोनों साथ में हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि नहीं हो। तो हमने कहा चूंकि दोनों का एक्स अलग है ना, इसलिए सेम टाइम पर दोनों अलग अलग जगहों पर हैं, अलग अलग वाई है। तो एक्स अलग होने से भी फेज बदल सकता है, और एक्स सेम हो तो टाइम अलग अलग होने से भी फेज बदल सकता है। समझ में आया दोनों में? सेम हो सकता है। एक्स, एक्स तो यार स्ट्रिंग का पॉइंट है ना, जैसे एक रस्सी है, उसमें ये एक्स इक्वल टू 0 है, तो 1 2 3 4 ऐसे कई सारे पॉइंट है। अब एक पॉइंट एक्स इक्वल टू 3 उसे ग्रीन मार्क कर दिया, तो उसका एक्स तो 3 है, वाई बदल रहा है ना, क्योंकि पार्टिकल तो वाई में चल रहा है।
और भी डाउट हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो आप, ये मुझे पता है कि वेव तक आते आते सबका इंजन में तेल खत्म हो जाता है ना, इसलिए हो सकता है पहली बार आप पढ़ रहे हो। तो जो भी आपके मन में डाउट आता है बताएं। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। सेम पार्टिकल का अलग अलग टाइम पर फेज अलग हो सकता है और एक ही टाइम पर अलग अलग पार्टिकल्स का फेज अलग हो सकता है। तो वही दो चीजें हैं। ठीक है, क्या डाउट है बेटा बताओ। दो पार्टिकल है, यस। तो अलग तो है एक्स, देखो एक का x1 है एक का x2 है। मैंने ये कहा यहां पर वही एक पार्टिकल था ना, तो टाइम अलग होने पर उसका फेज अलग हो गया। ठीक है, कोई डाउट इतने में। अच्छा, अब जैसे सपोज एक मैं आपको सवाल देता हूं, ये देखिए, ये एक वेव है, ठीक है, स्ट्रिंग ये थी, वेव आने के बाद आप खुद ही देख सकते हैं कि स्ट्रिंग कैसी हो गई। वो कहते हैं कि एक पार्टिकल है ए, दूसरा पार्टिकल है बी, बताओ इनके बीच फेज का डिफरेंस कितना है। क्या सेम पार्टिकल है, अलग अलग पार्टिकल है, यानी क्या अलग है इनका, एक्स अलग है। क्या आप मुझे बता सकते हैं दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। एक ट्रफ का डिफरेंस है? एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलकर पूरी वेवलेंथ बनाती थी, यहां सिर्फ एक ट्रफ है। इसका मतलब जो डेल्टा एक्स है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस को हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, वो ये है। बताइए, समझ में आया है? अब डेल्टा पी होता है ये, यानी कितना आ गया फेज डिफरेंस, पाई। अगर मान लो ऐसा ही एक और सवाल दे दिया जाए, ये है, ठीक है, एक वेव, स्ट्रिंग पहले हमेशा सीधी होती है। अब मान लो कहा जाए कि एक पॉइंट तो क्रेस्ट पर है और दूसरा पॉइंट ट्रफ पर है, तो क्या बता सकते हो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच फेज का डिफरेंस कितना होता होगा। तो आप सोचिए, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच आधी ही तो वेवलेंथ है नहीं भाई। एक क्रेस्ट से अगली क्रेस्ट तक पूरी वेव आई ना, तो यानी यहां भी चूंकि डेल्टा एक्स ये है, तो डेल्टा फाई या डेल्टा पी कितना हुआ। आया, समझ में आया? कर पाओगे ऐसा सवाल, स्ट्रिंग के जो अलग अलग पॉइंट है उनके बीच फेज डिफरेंस। ट्रांसवर्स वेव यानी स्ट्रिंग पे जो वेव चल रही है वो ट्रांसवर्स क्यों है? क्योंकि जो वेव है वो एक्स में जा रही है और जो पार्टिकल है स्ट्रिंग के वो ऐसे जा रहे हैं। कोई पार्टिकल आगे पीछे नहीं जाता। जैसे मान लो ये ए है, ये ए जो है ये ऐसे जा रहा होगा, यहां के बाद नीचे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ए हमेशा ऐसे ही चलेगा। बी पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे चलेगा। समझ पा रहे हैं? वेव चलती जाएगी, स्ट्रिंग के पार्टिकल वाई में चलेंगे, वेव किस में चलेगी, एक्स में चलेगी। क्या ये समझ में आया? वेव एक बहुत लंबी स्ट्रिंग है,
हमने ऐसे करके एक बार ऐसे ऊपर ले गए, फिर एक बार नीचे ले आए, ठीक है। स्प्रिंग तो क्या बोल, हाँ वो तो तब जब वो टकराए तब की बात है ना, पर अभी टकराना पड़ा ही कहाँ, टकरा के क्या होता है ये तो पढ़ा ही नहीं ना हमने। अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बस वो चल रही है। इतना समझ में आया? और आगे बताऊं? ये समझ में आया, इसमें पार्टिकल वाई में चलेगा, वेव एक्स में चलेगी, कोई डाउट नहीं। अब देखिए जो इक्वेशन है वो ये है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। वेव कौन से एक्सिस में जा रही है? पॉजिटिव एक्स में। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, तो मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ओमेगा बाय के, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल चल रहा है वाई एक्सिस में, तो कोई हमसे पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो आप सोचिए यहां y होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो अगर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए dy बाई डी टी। तो करते हैं डिफरेंशिएट इसको। अब देखिए a साइन का क्या बन जाएगा, ये होगा। अच्छा और देखो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट, तो यहां t का कोफिशिएंट ओमेगा है, तो ओमेगा बाहर आ गया, तो पार्टिकल की वेलोसिटी देखो कितनी आई, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्टिकल y में चलता है, वेव x में चलती है, तो वेव की वेलोसिटी तो निकालना बहुत आसान है, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट करके आती है। अच्छा अब देखो यहां a क्या चीज है, एम्पलीट्यूड है, बिल्कुल सही बात है। ओमेगा क्या चीज है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ। ये है देखो कॉस, कॉस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अगर कोई कॉस की यहां सबसे बड़ी वैल्यू रख दे, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ये होगी ए ओमेगा, और इस पूरे को 1 कह दिया, तो वीपी मैक्स बन गया ए ओमेगा। तो अगर हम रेशियो लें पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन वेव की वेलोसिटी, तो ये रेशियो देखिए कितना आता है, ए ओमेगा अपॉन ओमेगा बाय के, ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो वीपी मैक्स पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन वेव की वेलोसिटी, ये बनता है के ए। ये एक रिलेशन होता है पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है और जो वेव की वेलोसिटी है उनके बीच। वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट है, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती जा रही है।
क्या ये पॉइंट समझ में आया? जब कर लो तो बताना। डन। अब एक चीज और देखो, ये वेव है ना, स्ट्रिंग तो ऐसे थी पहले, जब वेव बनी तो यही स्ट्रिंग ऐसे हो गई। तो आप एक बात सोचिए, अगर एक स्ट्रिंग को हम ऐसे सीधे यहां से ऐसे पकड़ लें और कोई मुझसे पूछे स्ट्रिंग की स्लोप बताओ कितनी है, 0। क्यों 0? क्योंकि स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर इस स्ट्रिंग को ऐसे ऑसिलेट कराया जाए तो कहीं पे क्रेस्ट होगी, कहीं ट्रफ होगी, क्या तब भी स्लोप 0 होगी? नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि किसी एक पॉइंट पर, स्ट्रिंग का कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाई हमने, ये एंगल थीटा है, तो इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग की स्लोप है, स्लोप ऑफ द वेव, वो ये आना चाहिए ना, टेन थीटा। और आपने सुना होगा टेन थीटा को लिखने का एक तरीका ये भी है, dy बाय dx। अब देखिए y जो होता है वो ये होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। हमें करना है dy बाय dx। अगर हम dy बाय dx लिखें तो हमें इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो a साइन का तो हो गया cos, ये हो गया। x के साथ देखिए k भी है और माइनस भी है, तो माइनस और k, ये दोनों ही बाहर आ गए। तो जो स्लोप आई वो आ गई माइनस के ए कॉस ये देखो, ये स्लोप है। अच्छा स्लोप भी ऐसा है, देखो हर हर अलग अलग टाइम पर अलग अलग है, एक्स पर अलग अलग है, ये आ रहा है। और सही में अलग अलग एक्स पे अलग अलग है, देखो एक्स बदलते जाओ, लाइन बदलती जाएगी, कहीं पर पॉजिटिव स्लोप होगी, कहीं नेगेटिव स्लोप होगी। तो y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो स्लोप मिल जाती है, लेकिन अगर y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाता है? पार्टिकल की वेलोसिटी, है ना। अब मान लो अगर कोई यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी लिख दे कितनी है, तो वो आएगा देखो dy बाय dt करके a साइन का cos, ये और ओमेगा बाहर, यही होगा ना पार्टिकल की वेलोसिटी। ये तो पहले भी लिखा था, वही है ये। बस मैं क्या करना चाहता हूं यहां पर, मैं ना जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ना उसे स्लोप से डिवाइड करना चाहता हूं। देखो जरा डिवाइड करके, पार्टिकल की वेलोसिटी देख लो क्या लिखा है, स्लोप देख लो क्या लिखा है। डिवाइड करोगे तो यहां भी कॉस के साथ इतना है, यहां भी कॉस के साथ इतना, क्या होगा? कैंसिल हो गया ना।
यहां है ओमेगा ए, यहां है माइनस के ए, जब डिवाइड करोगे ए से ए भी कट जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा और माइनस के आ जाएगा, तो ओमेगा यहां के और एक माइनस और। अच्छा, ओमेगा बाय के क्या है? वेव की वेलोसिटी। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर स्लोप से डिवाइड कर दो तो माइनस वेव की वेलोसिटी आ जाती है। तो ये ना एक रिलेशन है, ये बताने के लिए कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है और जो वेव की वेलोसिटी है वो आपस में कैसे रिलेटेड है। पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप इनटू वेव की वेलोसिटी। दिस इज द रिलेशन। रिलेशन बिटवीन velocity of particle and wave। पार्टिकल की वेलोसिटी इज माइनस ऑफ स्लोप इनटू वेव की वेलोसिटी। इतना समझ में आया आपको? बताइए अभी तक जो जो हमने पढ़ा है। चलो इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, आपके पैकेज का ही क्वेश्चन। क्या लिखा है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। किसी को याद है पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला था ए ओमेगा, और वेव की वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? ओमेगा बाय के। तो वो कह रहे हैं कि पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो है 4 टाइम्स वेव की वेलोसिटी। अब पार्टिकल, ये पी मैक्स है ना, ये तो है ए ओमेगा, ये है 4 टाइम्स ओमेगा बाय के। तो ए की वैल्यू 4 बाय के आ रही है। सही लिखा ना मैंने? देख लो जरा। अब ए इज इक्वल टू 4 बाय के का फॉर्मूला आपने सुना हो 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया।
तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आई, ए है, पाई इधर चला गया, 2 नीचे, पाई ए अपॉन, ये है ना। तो अब देखते हैं कौन सा आंसर मैच करता है। लैम्डा है पाई ए बाय 2, ए की जगह वहां वाई नॉट का इस्तेमाल किया ना उन्होंने, तो आप बताइए कौन सा होगा, सेकंड ही होगा ना। समझ में आया कैसे करना है इस सवाल को, बताओ। ये तो इंटेंसिटी है, अभी पढ़ा नहीं इंटेंसिटी। हाँ, इसको देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन साउंड वेव का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमसे फेज डिफरेंस पूछा है। बाय 2 आ रहा है। इस सवाल को आप एक बार पढ़ के देखिए। देखिए पहला लिखा है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरा लिखा है बी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो कॉस है ना, इसको हमें साइन में बदलना पड़ेगा, सबके सब एक जैसे होने चाहिए। तो यहां तो ठीक है साइन, तो एक मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि कॉस थीटा होता है साइन 90 प्लस थीटा। तो जैसे y लिखा है ना b cos, ये तो इसको आप चेंज करिए, इसको लिखिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90 डिग्री, पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। अब जब साइन यहां आ गया तो ये है फेज, फेज P2, ये तो साइन में है ही, तो ये है फेज P1। अब आप देखिए एक फेज है ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरा फेज है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आप P2 में से P1 माइनस कर दीजिए, तो सिर्फ आंसर कितना आया, 90 डिग्री या फिर पाई बाय 2। क्लियर हुआ, बोलो, समझ में आया। हाँ ये भी सही बात है, लेकिन अगर यहाँ कुछ और लिखा होता ना, जैसे प्लस पाई बाय 3 लिखा होता, तो भी उसके लिए हाँ 90 अपन, ये अभी नहीं किया। इसको देखिए, यार किसका एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, पार्टिकल का। तो जो y दिया है ना, उसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, एक बार और कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। बस ऐसे ही करना है, देखो करके। पहले ना वो अंदर वाला जो ब्रैकेट नहीं लिखा 2 पाई और 3t, वो ओपन कर लो ताकि वो अलग से दिख जाए, 6 पाई t माइनस 2 पाई x ऐसे करके। y क्या लिखा है, 2 साइन 6 पाई t माइनस 2 पाई x प्लस पाई बाय 4। ठीक है, हाँ तो ये यही है, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो वेलोसिटी कितनी मिलेगी पार्टिकल की, 2 कॉस 6 पाई t माइनस 2 पाई x
प्लस पाई बाय 4, और यहाँ t के साथ इधर 6 पाई आ गया ना, ठीक है चलो 12 पाई हो गया। अच्छा एक्सेलरेशन कितना मिला, ये तो 12 पाई हो गया, कॉस का होता है माइनस साइन 6 पाई टी 2 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4, और t का कोफिशिएंट 6 पाई फिर बाहर आ गया, समझ रहे हो लॉजिक। तो एपी कितना आ गया, एपी आ गया माइनस 72 पाई स्क्वायर साइन 6 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4, ये समझ में आया, ठीक है। अब इन्होंने शायद t और x दिया है, x 4 दिया है, t 1 दिया है, चलो रख देते हैं x को 4 और t को 1, तो ये आया माइनस 72 पाई स्क्वायर, x को 4 2 4 जा 8 पाई 6 पाई माइनस 8 पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये आ गया। देखो ऐसा सवाल आए ना तो घबराना बिल्कुल नहीं है ना, कई लोग सवाल देख के घबरा जाते हैं ना। पाई बाय 4 माइनस 2 पाई आ गया, 2 पाई मतलब 360, 360 प्लस करो चाहे माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू साइन पाई बाय 4 ही रहेगी, और माइनस 72 पाई स्क्वायर, साइन पाई बाय 4 मतलब होता है साइन 45, साइन 40 1 बाय रूट 2 हो गया, तो ये आंसर आना चाहिए। अब देख लेते हैं कोई ऐसा है कि नहीं, या तो ए होगा या थर्ड होगा, अच्छा और माइनस तो एक में ही लगा है ना, तो आंसर थर्ड हो गया, समझे, रैशनलाइज कर दिया शायद उन्होंने, है ना। पाई प्लस करते तो साइन 180, अगर 180 जोड़ दो तो तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया, तो माइनस लिख देते, पाई बाय 4 माइनस 2 पाई ना, तो 360 सब्ट्रैक्ट किया ना, जैसे देखो 360 का मतलब कि जैसे ये 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, 360 मतलब घूम फिर कर वहीं तो पहुंच गया दोबारा, तो साइन 360 प्लस थीटा लिखा हो, या साइन थीटा प्लस 360 लिखा हो, या साइन थीटा माइनस 360 लिखा हो, वो सब सेम होते हैं क्योंकि सभी पहले क्वाड्रेंट में आ गए। क्या ये समझ में आया, बताइए, या अभी भी डाउट हो रहा है, बोलो बताओ कुछ यार, आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो रही है, कि गलत आ रहा है क्या, तुमने क्या किया माइनस कर लिया ना, तो कितना आया -7 पाई/4 का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 पाई/4 जाना पड़ेगा, यानी 7 इंटू 180/4 45 डिग्री 7 बार जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, वहीं तो पहुंच गए देखो पहले क्वाड्रेंट में। मैं हमेशा से कहता रहा हूं आप लोगों से, है ना, कि यस, तो ये अब फ्रीक्वेंसी और शायद ये सब एम्पलीट्यूड ये सब आ गया, ठीक है, तो चलो थोड़ा सा कर लेते हैं अब आगे। मैं ये देख रहा था कोई अगर मिल जाता हमें, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, स्पीड इज दिस, और इसमें क्या पता नहीं क्या दिया हुआ है, हाँ ये वाला देखिए, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं। जो ऑप्टिक्स है ना 12th में, वेव ऑप्टिक्स, उसमें भी वहां साउंड वेव की जगह लाइट वेव लिख देंगे, फेज डिफरेंस दिया है, पाथ डिफरेंस पूछ रहे हैं,
क्या रिलेशन था फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का? ये था ना। अब डेल्टा फाई कितना होता है? पाई बाय 3। ये आ गया, देखिए आया समझ में? कोई डाउट है इसमें बताओ? नो डाउट, चलो ठीक है। अब देखो वो जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था ना एक, इसमें क्या क्या हमने कर लिया पहले एक बार देख लो। फर्स्ट कर लिया है ना, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया, एक्सेलरेशन का तो सवाल कर लिया, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, इंटेंसिटी, ये पूरा है। ठीक है, चलो चलो अब हेडिंग डालो, एनर्जी ऑफ अ वेव। वेव क्या होता है? अपने साथ एनर्जी लेकर चलती है। एक दो पॉइंट और आपको बता दूं, जैसे कोई ऐसा जरूरी नहीं कि डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ बस टर्म पता होना चाहिए। जैसे ये स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग किसी मटेरियल से तो बनी होगी, कॉपर की बन सकती है, आयरन की बन सकती है। तो जिस मटेरियल से स्ट्रिंग बनी है उसकी कुछ डेंसिटी भी हो सकती है। तो कभी अगर किसी फॉर्मूले में रो मेंशन किया जाए तो ये समझें दिस इज द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द स्ट्रिंग। एक तो ये रो कई बार यूज करेंगे। दूसरी एक चीज और है, ये जो स्ट्रिंग है वैसे बहुत ही पतली स्ट्रिंग होती है, मास ऐसे होता है 2 ग्राम 10 ग्राम इस तरीके का, और कुछ लेंथ भी होती है। तो एक और टर्म यूज किया जाता है म्यू। म्यू जो है ना, इसको कहा जाता है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर स्ट्रिंग का मास m दिया हो, लेंथ l दी हो, तो ये होता है म्यू। लाइट वेव तो ऑप्टिक्स में आएगा ना। नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसे मीडियम की जरूरत थोड़ी होती। अच्छा, इस स्ट्रिंग पर वेव चलती है, जब भी इस स्ट्रिंग पर वेव चलती है तो क्या होता है, इस स्ट्रिंग के जो पार्टिकल होते हैं ना वो वाई एक्सिस में चलना शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं? वेव जो है ना, वेव, उसका कोई मास नहीं है। मास किन के पास है? स्ट्रिंग के पास मास है, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स के पास मास है। वेव तो सिर्फ एक शेप है जो हमें दिखता है, उसका सिर्फ काम क्या है? क्रेस्ट का काम ये है जितने पार्टिकल है ना सबको ऊपर ले जाना। ट्रफ का काम क्या है? जितने पार्टिकल है सबको नीचे ले जाना, और कोई काम नहीं। वेव डज नॉट हैव एनी मास, पार्टिकल्स हैव मास। अब वेव चल रही है तो पार्टिकल ऊपर गए, फिर वो नीचे गए। तो जब पार्टिकल चल रहे हैं, अगर उन पार्टिकल का मास है m और उनकी स्पीड है v, तो क्या हम ये कह सकते हैं उन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी? कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? तो अगर हम पढ़े काइनेटिक एनर्जी इन अ वेव मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन
काइनेटिक एनर्जी पढ़ना आसान है, पोटेंशियल पढ़ना थोड़ा कठिन है। काइनेटिक एनर्जी इन वेव मोशन, तो देखिए ये पार्टिकल्स ऐसे होगा, ऐसे मान लीजिए यहां पर कोई पार्टिकल था, बहुत छोटी सी लेंथ है dx, ये पार्टिकल अब पहुंच गया, ऐसे हो गया, ये ऊपर इसकी वेलोसिटी हो गई कुछ vp, नीचे भी हो सकती है ना, मतलब ये मैंने ऐसी बना दिया, इसका मतलब हो सकता है नीचे भी जा रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेव का इक्वेशन तो ये है, ये फाई हटा दिया सपोज मैंने, सपोज, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, dy बाय dt, तो a और साइन का क्या बन गया, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा बाहर, ये किसकी वेलोसिटी है, क्या ये वेव की वेलोसिटी है, नहीं है ना, वेव की वेलोसिटी निकाल कर कोई फायदा नहीं होता, बस फायदा ये होता है कि स्पीड निकल जाती है, फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि वेव का कोई मास नहीं है, मास किसका है, पार्टिकल का। कोई हमसे पूछे वेव के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो हम कहेंगे भाई वेव तो सिर्फ एक शेप है, अपना कोई मास नहीं है उसका, काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स के पास है जिनसे वो वेव होकर गुजर रही है, ठीक है। अब देखो ये जो पार्टिकल है इसका मास है मान लो dm, क्योंकि बहुत ही छोटी लेंथ ली है, ये है इसकी वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस पार्टिकल की, हाफ इंटू dm इंटू वी स्क्वायर, वी कितना है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये देखिए ये हुई, देख लीजिए ध्यान से देखिए, क्या, नहीं नहीं कुछ भी ले लो यार, फाइव भी ले लो, 50 ले लिया, नहीं पार्टिकल वाई में चल रहा ना यार, फिर पार्टिकल ऐसे नहीं जा रहा, तुम ये मत सोचो पार्टिकल ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा, पार्टिकल सिर्फ ऐसे जा रहा है। कोई बात नहीं है, मतलब कई बार नहीं समझ में आ रहा होता है ना, वैसे भी यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत लोग नहीं बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते है ना, इसीलिए डी के कह दो यार, लो ये लो, अब सही है, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ डीएम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर हमने यूज किया, कोई डाउट नहीं है। अच्छा अब आप देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर आप इस काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर दें जो इतना सा हिस्सा है उसकी वॉल्यूम से, तो एक नया टर्म मिलता है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। पर उससे भी पहले देखो म्यू क्या लिखा है, m बाय एल, वहां पर आप देखिए मास कितना था dm, लेंथ कितनी थी dx, तो क्या हम लोग जैसे dk को हमने लिखा हाफ dm
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। डी एम अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा म्यू। तो डी एम को हम लिख सकते हैं म्यू डी एक्स। तो हम इस डीएम को यहां लिख देते हैं, डी के इज इक्वल टू हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर। वैसे अगर और जैसे ज्यादा टाइम पास अपने को करना हो तो तो अपन ये भी कर सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि देखो यहाँ dx आ गया है, वहां dk है ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब करने का कोई फायदा तो हो नहीं रहा है ना। बस सिर्फ ये समझना चाहिए कि ये काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ एक बार बस पता हो जाना चाहिए कि ऐसा कुछ आता है, कॉस स्क्वायर में करके कुछ आता है, ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, अब कई लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी भी निकालने की कोशिश करी, तो उनने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी आती है ना इस हिस्से की, वो भी बिल्कुल सेम आती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो साइन स्क्वायर आ जाए, बिल्कुल सेम। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होते हैं। वेव के किसी भी हिस्से की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस समय पर, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अगर टोटल एनर्जी लिखनी हो तो वो ये हो जाएगी डी के प्लस डी यू। कितनी आ जाएगी, ऐड कर दो। ये देखो, कोई जरूरत नहीं, बस इतना अगर समझ में आ जाए कि ए का स्क्वायर आता है ओमेगा का स्क्वायर आता है तो ही बहुत है। हाँ मतलब एक्चुअली ना वो ये पूछते हैं कई बार कि एम्पलीट्यूड की किस पावर पे डिपेंड करता, या ओमेगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की किस पावर पे डिपेंड करता, ठीक है। ये हो गया। नहीं ये नहीं पूछेंगे यार, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वो चाहते हैं कि हम बने डॉक्टर, है ना। यही कह रहा था मैं, या हाँ बस इस चैप्टर तक 11th का लास्ट चैप्टर होता है ना, इसके बाद फिर 12th करते हैं लोग, और क्या करेंगे यार। अच्छा ये क्लियर हुआ, बताइए। ये एनर्जी है। मैंने यार नीट का एग्जाम दिया ही नहीं यार। मैंने एक बार 9th क्लास में डायग्राम बनाया था स्टमक का, तो टीचर ने कहा बेटा यू डू आईआईटी, यू डोंट डू नीट, ठीक है। यस, कर लिया कॉपी, बताइए। कोई डाउट इसमें, अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। अच्छा अब ये तो एनर्जी हो गई। अब वो ये कहते हैं कि ये एनर्जी ना स्ट्रिंग के अंदर भरी है, क्योंकि उसी स्ट्रिंग पर वेव चल रही। स्ट्रिंग की कुछ वॉल्यूम भी होगी। अगर स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और स्ट्रिंग की लेंथ है एल, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर वॉल्यूम होगी, उसी वॉल्यूम में ये एनर्जी भरी है। खैर ये एनर्जी तो बहुत ही छोटे हिस्से की है, डी एक्स लेंथ की है ना। तो उस हिस्से की जो वॉल्यूम होती है डीवी, वो ये होती है, देखो, एरिया इंटू डी एक्स।
बताइए क्या आपको ये समझ में आया? ये एरिया को हम एक काम करते हैं, एस लिख देते हैं, एस, क्योंकि ए से एम्पलीट्यूड भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, डीवी। तो एस रिप्रेजेंट्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एक टर्म आता है जिसको कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, इसका सिंपल सा मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब एनर्जी का क्या फॉर्मूला है देख लो, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। इसको डिवाइड करना है अपने को इस वॉल्यूम से जो है एस इंटू डी एक्स। तो कुछ कैंसिल होगा, dx और dx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन एस। देखिए ध्यान से देखिए, एस इतना समझे। इस फॉर्मूले में देखो कहीं dx कहीं कुछ नहीं आया, मतलब इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, बस ये याद रखना है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आता है, ओमेगा का स्क्वायर आता है। यहां म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एस क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब देखिएगा, इसको अगर हम चाहें तो म्यू को क्या ये लिख सकता हूं मैं, मास अपॉन लेंथ, और एस लिख दिया यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया, फिर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। एस क्या चीज है, एरिया। एल क्या चीज है, एरिया अप इंटू लेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो आ जाता है रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, एनर्जी डेंसिटी। बहुत ही कम चांस है कि ये हमें याद रहे, है ना। तो ये जो कॉस स्क्वायर है, देखो ये वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ भी डिपेंड करता है, एक्स पे भी डिपेंड करता है। तो कई लोग कहते हैं कि यार ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को मत यूज करो, इसकी जगह ना इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो और फिर उसे यूज करो। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी, वही है एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, वही इंटेंसिटी की जैसी है। तो ये हो जाती है रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये जो कॉस स्क्वायर है ना, इसकी एवरेज वैल्यू आ जाती है 1/2। तो ये एक फॉर्मूला है, कम से कम हमें और कुछ याद ना रहे तो यही फॉर्मूला याद रहे। इंटेंसिटी का मतलब भी मैं लिखवा दूंगा क्या होता है।
ये जो है ना, इसकी एवरेज वैल्यू निकाली। अब तुम सोचो कॉस स्क्वायर, एक सिंपल सा लॉजिक सोचो, कॉस की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर की 0 होगी, क्योंकि -1 तो हो नहीं सकती। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर तुम एवरेज लो 0 + 1 / 2, तो एवरेज वैल्यू जो कॉस स्क्वायर की आई वो 1/2 आ गई। तो मैंने यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह 1/2 लिख दिया। क्या ये आपको याद रह पाएगा, रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अच्छा, कल शायद हमारी क्लास शाम को है ना, ठीक है। तो फिर पता नहीं, हाँ हाँ होगी क्लास, अब तो शाम को आया है ना टाइम टेबल में। हाँ तो ठीक है, ठीक है। और यार जो आज मैंने बताया है ना, उसके एक बार सिर्फ